इंसान सिर्फ हार्ड मास का नहीं बना होता, वो बना होता है अपने अनुभव, अपने सपने, अपनी खुशियों, अपने सुख दुख और अपने अपनों से। लेकिन कई बार कुछ गिद्ध इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं, उसके अरमानों के पंख को नोच नोच कर खा जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ रहस्यों का कंकाल। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस नए अध्याय में। हमारा आज का केस जो मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसकी जितनी परतें उठी उतना ही ये केस उलझता चला गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये रिसोर्ट बहुत ही सुंदर है ना? आई सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा रिजर्वेशन है। गुड नेम आपका? उमंग बिश्त। ओके, उमंग बिश्त। सर प्लीज हैव इट। थैंक यू। आई सर। गीता, कैसी लगी ये जगह? ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गीता, तुम खुश तो हो ना? कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की। गीता, हम यहाँ हमारी शादी को एक और मौका देने के लिए आए हैं। उस बात को लेकर तुम इतने साल बाद भी नाराज रहोगी तो हमारा घर टूट के बिखर जाएगा। मैं भी नहीं चाहती कि हमारा घर बिखरे। हमारे बच्चों को हम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े। लेकिन मैं क्या करूं? मैं नहीं भूल पा रही हूं। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हेलो उमंग, तुम कहाँ पे हो? मैं ऐसे ही तुम्हारी दवाइयाँ लेने के लिए बाहर आया था। हम कहीं और चले जाते हैं। ये रिसोर्ट बड़ा गंदा है। गीता, कहीं और रूम्स अवेलेबल ही नहीं, अभी सीजन चल रहा है। रुक, सब इसको बुलाती हूँ। ये कारपेट क्यों गीला है? ये क्या है? इतने पैसे लेते हो आप लोग और ये ऐसा मेंटेनेंस रखते हो आप रिजॉर्ट का?
एक्सट्रीमली सॉरी मैम। मोहन साफ कर इसको जल्दी से। देखो देखो कितना पानी है यहाँ पे, तो बदबू भी आ रही है कल से। सॉरी मैम, एक्चुअली बाहर पाइपलाइन का काम चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा लीकेज हो गया है। अब बेवकूफ समझ रहे हो? उसकी वजह से रूम के अंदर कैसे पानी आ सकता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पहले यहाँ पे कॉरिडोर था, उसके नीचे पाइपलाइन थी, फिर इस रूम को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और कॉरिडोर को अंदर ले लिया, तब से ये कभी कभी लीकेज हो जाता है इसका। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ओके? मोहन मैम को दूसरे रूम में शिफ्ट कर। जल्दी कीजिए प्लीज। सॉरी मैम, सॉरी। साइड 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 साइड। कंकाल किसका है? मुझे नहीं पता सर। तुम्हारे रिसोर्ट के कमरे के फ्लोर के नीचे से मिला है ये कंकाल, और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस कंकाल के बारे में। हम अक्सर छुट्टियां बिताने, शादियों में खुशियों के पल ढूंढते हुए रिजॉर्ट्स में जाके स्टे करते हैं। हमें अक्सर नहीं मालूम होता कि हमसे पहले वहां कौन रुका था, वहां क्या हुआ था, और अगर ऐसे में कोई कांड हो जाए, अगर वहां किसी का कंकाल मिल जाए, तो ऐसे में इंसान हर उस परिस्थिति का आंकलन करने में लग जाता है जिसमें सामने वाले की जान गई हो। हर कोई बुरी तरह से डर जाता है। रिजॉर्ट के कमरे में कंकाल मिलने से बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई और पुलिस ये जानने में जुट गई कि वो कंकाल था किसका। मासा, अच्छा गाती हो ना मैं? चित्रा, तुम ये सवाल पूछ रही हो? अरे पूरे जोधपुर को पता है कि तुमसे अच्छा संगीत किसी का नहीं है। ये क्या सुन रहा है बाबी साहब? भाई साहब, आप मना किया था ना गाने के लिए, फिर कल वार्षिक महोत्सव में आपकी छोरी ने शास्त्रीय संगीत कैसे गाया? भाई साहब, जिसके खून में संगीत हो, आप उसे गाना गाने से कैसे रोक सकते हैं? बाबी साहब बहुत अच्छी तरह जानती हैं, हमारे घराने में चोरियों को संगीत चुनने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साहब, चित्रा ने ये चुनाव नहीं किया है, माँ सरस्वती ने किया है। इसके गले में माँ सरस्वती का वास है। और वैसे भी भाई साहब, इसके बाबा साहब के जाने के बाद इस घराने की डोर इसी के हाथ में तो है। इसके बाबा साहब तो कब के भगोड़े बन के मुंबई भाग गए। संभालो अपनी छोरी ने बाबी साहब, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी छोरी हमेशा हमेशा के लिए आपकी आंखों से दूर हो जाए, समझी? अरे आई आई, ठीक तो है ना? एक मिनट। ठीक है? ठीक हो सूरज? बस तूने ऑफिस से आने में देर कर दी बेटा। आई ऑफिस में थोड़ा काम था। वैसे आई, मैं सोच रहा हूँ कहीं और भी नौकरी कर लूँ, थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो तेरे लिए एक फुल टाइम नर्स रख लेंगे। ना बाबा ना, वैसे तो काम के लिए तू घर से पूरा दिन बाहर रहता है। मैं तेरे कंधे पे और बोझ नहीं डालना चाहती। तू है ना मेरे साथ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। आई तू कैसी बात कर रही है? एक मिनट आई, मना किया ना एक बार। नहीं आ सकता मैं, नहीं आ सकता। माँ, क्या परियां होती हैं? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है परियां होती हैं।
हाँ, अगर आपको लगता है तो परियां होती हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो सब होता है। तो भूत भी होता है? हमने देखा। आपने कहाँ देख लिया? रात में आया था, छुआ हमको। रिजॉर्ट का ओनर कहाँ है? बुलाया सर, आ रहे होंगे। हेलो, क्या हुआ? क्या हो रहा है सब? ये आप हमें बताइए। आपके रिसोर्ट के 102 नंबर रूम से कंकाल मिला है। व्हाट? कंकाल? ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर हमें कुछ नहीं पता। आपके रिसोर्ट से कंकाल मिलता है और आप कह रहे कि आपको कुछ नहीं पता। हेलो, ये सब क्या है? सर इतने सारे गेस्ट आते हैं, किसी ने कुछ कर दिया होगा तो। कमरे के टाइल के नीचे से कंकाल मिला है और आप ये कह रहे हैं कि किसी गेस्ट ने वो कमरा लिया, किसी को मार के टाइल खोद के उसे अंदर दफना दिया और ऊपर से टाइलिंग भी कर दी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। कब बना ये रिजॉर्ट? करीबन 12 साल पहले। इसके बीच में कोई रेनोवेशन? सर छोटे मोटे रेनोवेशन तो रिजॉर्ट में चलते रहते हैं। आपके ये छोटे मोटे रेनोवेशन जहाँ से कंकाल मिला होटल के उस एरिया में कब हुए थे? आलोक बताओ कब हुए थे? तकरीबन 1.5 साल पहले। अंदाजे से नहीं, सही वक्त बताइए। रेनोवेशन कब चालू हुआ था और कब से कब तक चला था? 18 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और 2 महीने तक चला था सर। गुप्ता, उस वक्त के सारे स्टाफ और गेस्ट की लिस्ट निकलवाओ और पता करो कि 12 साल पहले जब ये रिसॉर्ट बना था तब यहाँ पर कोई हादसा हुआ था या नहीं, और उस वक्त के कॉन्ट्रैक्टर और सारे वर्कर से भी पूछताछ करो। जी सर। चलिए मैनेजर साहब। जी सर। कैसी मनहूस जगह है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हम लोग उसी कमरे में रुके हुए थे जहाँ पे वो कंकाल मिला था। नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग नहीं रुक सकते। कहाँ जाएंगे गीता? फुल सीजन का टाइम है। मैंने हर होटल, हर रिसोर्ट में इंक्वायरी की, कहीं कोई रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हम यहाँ से बस चलते हैं। मैं खुद यहाँ 1 मिनट रुकना नहीं चाहता, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब मेरे बेटे को अच्छे से ढूंढ नहीं रहे हो साहब। मेरा सूरज मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता था। अब तो उसे 18 महीने हो चुके हैं लापता हुए। सब उसे ढूंढ निकालो सब। माँ जी संभालिए अपने आप को, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप प्लीज बार बार यहाँ मत आया कीजिए। सूरज के बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं खुद आऊंगा आपको इन्फॉर्म करने। मैं तो कब की मर चुकी हो जी, लेकिन जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मेरा दम नहीं निकलेगा साहब, मेरा दम नहीं निकलेगा। चित्रा, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? मासा, हमें यहाँ नहीं रहना, चलिए ना हम मुंबई चलते, वहाँ बाबा साहब भी तो है। कहाँ जाएंगे बेटा हम? उनका पता है तुम्हारे पास? नहीं ना, हम किसके भरोसे पर जाएंगे? मासा, हमें नहीं पता, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अपने बाबा साहब के पास जाना है। आज अगर बाबा साहब हमारे साथ होते तो हमें कोई रोक टोक नहीं लगती। हमें जो करना होता हम करते, हमें जहाँ जाना होता हम वहाँ जाते। कम से कम चाचा सा के भरोसे तो नहीं बैठना पड़ता। बेटा, जिंदगी बहुत कठोर होती है और उसने तुझे जो दिया है ना, उसे तू अपना सौभाग्य मान। मासा, हम इस घुटन में नहीं जी सकते। हम बाबा साहब के पास जा रहे हैं। अब हम आपके पास तभी आएंगे जब हमारा मन होगा। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ये उस रिजॉर्ट में काम करने वाले स्टाफ की लिस्ट है। मेरी इनसे बात हुई, इन सबका यही कहना है कि इन्हें उस कंकाल के बारे में कुछ पता नहीं। वो तो यही कहेंगे। और कुछ पता चला? जी सर, मैंने स्टाफ की इस लिस्ट को पिछले 18 महीने के स्टाफ की लिस्ट से कंपेयर किया। ज्यादातर लोग तो पुराने हैं, कुछ लोगों ने काम भी छोड़ दिया। बस ये एक संगीता यादव नाम की मेड, इसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अपनी बेटी पीहू के साथ यही सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। अब कहाँ है ये? और बहुत अच्छी थी।
और काम भी बहुत अच्छा करते थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड। फिर एक दिन रिसोर्ट में चोरी हो गई। संगीता, रिसोर्ट में गैस का सामान चोरी हुआ है। पूरे स्टाफ के कमरे की तलाशी हो गई। जाओ देखो। लेकिन साहब हमने कोई चोरी नहीं करी है। वो अभी पता चल जाएगा। अरे हम कह रहे हैं ना साहब, हमने सच में कोई चोरी नहीं करी। ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं। सर नेकलेस मिल गया, घर के अंदर था। नहीं साहब, साहब हमने चोरी नहीं करी, पर हमें नहीं पता हमारे सामान में कहाँ से आया। हमने सच में चोरी नहीं करी साहब। तो संगीता ने चोरी की थी, फिर भी आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? सर पीहू का संगीता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अगर उसे पुलिस के हवाले करते तो उस मासूम बच्ची का क्या होता। बस यही सोच के कंप्लेंट नहीं की। पर हाँ सर, उसे काम से निकाल दिया था। कहाँ की रहने वाली थी? यूपी में बरेली से। फिर से पुलिस स्टेशन गई थी क्या काकी? हाँ, वो सूरज उसके लिए 1.5 साल से पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही है। अब मान भी जा, सूरज नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? वो अपनी आई को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। काकी तू जानती नहीं है आजकल के बच्चों को, उन्हें आजादी चाहिए होती है हर चीज में। अब वो तुम्हें छोड़कर चला गया अपनी दुनिया बसाने। अरे जाना, बेकार की बात मत कर। मेरा सूरज ऐसा नहीं है। वो अपनी आई को बहुत प्यार करता है, तो जरूर आएगा। आई से इतना ही प्यार करता है तो है कहाँ? भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा जाना जरूरी नहीं है। ऐसे कैसे जरूरी नहीं है? तू जा। अरे कभी तो बेटा अपनी जिंदगी जिया कर। भाई तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू मेरी लाइफ है आई। तूने इतना कुछ किया हमारे लिए, बाबा के जाने के बाद घर संभाला, मुझे संभाला। मैंने कभी कहा कि अपने लिए जिया कर? ठीक है बाबा, ठीक है। अब तू जा, वरना देर हो जाएगी। सुखी रह, ख्याल रखना अपना। सर, इस संगीता के बारे में तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंकाल संगीता का ही हो? पॉसिबिलिटी है सर। सर मैंने स्टाफ से भी बात की संगीता के बारे में, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। एक काम करो, बरेली के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि संगीता का फोटो वहाँ सर्कुलेट करें। और सर मैंने ये रिजॉर्ट से कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए थे। ये देखिए, ये उनमें से एक 18 महीने पहले का है। हाँ सर, उस साथ काफी प्रॉब्लम हो गई। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे घर से वापस आना पड़ा था सर। क्या रूम मतलब? अपन को वही रूम चाहिए। अपन अपनी सीधा के साथ यहाँ रहने आया है और यहाँ तुम्हारे पास रूम नहीं है। रूम क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? तू कौन? मैनेजर हूँ यहाँ का। हाँ मैनेजर होगा तू। अपन को वही रूम चाहिए। सर कौन सा रूम चाहिए आपको? 102। रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो नहीं मिल पाएगा। अरे बाहर में गई तेरी रिनोवेशन। अपन को वही रूम चाहिए बस। सर गुस्से मत होइए, मैं आपको यहाँ का सबसे बेस्ट रूम दिखाता हूँ। 102 जैसा। 102 जैसा? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। मेरे बहुत समझाने के बाद वो कहीं जाकर 101 रूम के लिए माना सर। ये सिद्धार्थ का एड्रेस और फोन नंबर? हाँ सर, मेरे डेटा में होगा, मैं निकलवा के देता हूँ। क्या कर रही है चित्रा? कुछ नहीं, बस नौकरी ढूंढ रही हूँ। मुंबई है ये, यहाँ इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। सही कह रही हो। तो मैं मुंबई अपने बाबा साहब को ढूंढने आई थी, पर यहाँ सच में आसानी से कुछ नहीं मिलता। सर सिद्धांत का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। मैंने उसके बारे में पता किया। ये मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली का आदमी है। वैसे है तो मिडिल क्लास से, लेकिन शादी बहुत ही अमीर परिवार में की है इसने। फोन बंद आ रहा है तो लोकल पुलिस को भेजो। जी सर। जी बोलिए।
आप लोग ऐसे पुलिस को घर पे कैसे भेज सकते मेरे? हमने आपका फोन ट्राई किया था, फोन बंद आ रहा था। सर वहां मेरी बीवी मेरी फैमिली अगर कुछ पूछती तो क्या कहता उनसे मैं? ऐसा क्या है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये 18 महीने पहले की फुटेज है। ऐसा क्या हुआ था कि आप गुस्से में थे? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बस थोड़ा नशे में था, तो बस थोड़ी तू मैं हो गई थी। रूम नंबर 102 ही क्यों? सर वो रिसोर्ट का सबसे अच्छा रूम था, मुझे पसंद था, इसलिए सर। अच्छा, तुम्हारे साथ ये लड़की है, ये कौन है? सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन है, इससे आपको क्या? रूम नंबर 102 से कंकाल मिला, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सवाल तो क्या, हम आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, समझे? कौन है ये लड़की? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कौन थी ये। याद नहीं है? सर मैं नशे में था सर। सर शायद मुझे पार्टी में मिली थी ये। कौन थी, कहाँ से आई थी, सर ये नहीं पता मुझे। कहाँ से आई ये पता नहीं, लेकिन कहाँ गई ये तो पता होगा ना? सर उसके उठने से पहले ही मैं रिसोर्ट छोड़ के निकल गया था। सर ये तो बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी लगता है। ससुर के पैसे पर ये सब कर रहा है, इसलिए थोड़ा डरा हुआ है। एक काम करो, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड की लिस्ट निकालो। सर रिजॉर्ट में दर्ज मैंने सारी कंप्लेंट्स चेक की हैं। सर करीबन 18 महीने पहले वहाँ एक मिसिंग कंप्लेन आई थी। मिसिंग कंप्लेन? यस सर, एक लड़का है सूरज सुरवेकी, लेकिन बाद में ये केस क्लोज हो गया था। यस सर, सूरज सुरभि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आया था। हाँ साहब, बैचलर पार्टी। देख ये क्या बैठा है। ए सूरज, ए मेरी डार्लिंग, तू तो यहाँ लड़कियों की तरह उठ कर आ गया रे। हैं? अरे मेरी जान, मैं तो तेरे को वहाँ पे क्लास समझा रहा था। तू बेकार की बात मत कर और दिमाग मत खराब कर मेरा। अबे बेकार की बात मैं कर रहा हूँ, बेकार की बात कर रहा है तू, समझा ना? और जो बोलता हूँ ना वो मान ले, ज्यादा शाना मत बने। और बाकी तेरी औकात मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। बात करता है अमन, अमन रुकना, अमन रुकना, अमन बैठ। क्यों मूड खराब कर रहा है? शादी है तेरी, और वो भी हमारे भाई जैसा है। यार तूने देखा ना, मैंने कितना मनाया उसे, माना वो? तू तो बहुत समझदार है ना, भाई अपना वो। थोड़ी देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई। मुझे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन साहब उसके बाद सब दोस्त मिलकर सूरज को ढूंढने लगे। उसके बाद वो लड़के यहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आई, तो हमने उन लड़कों का एड्रेस पुलिस को दे दिया था। अब साहब उसके बाद क्या हुआ या वो लड़का मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं पता। ये सूरज का एड्रेस है? मिल गया मेरा सूरज? जी नहीं। हम सूरज के बारे में जानना चाहते हैं। कितनी बार कह चुकी हूँ साहब, सूरज अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। सूरज, सूरज, ए अमन क्या हाल है? अरे मेरे को तेरे से मिलना ही नहीं है, मैं तो आई से मिलने के लिए आया हूँ। हट तू साइड हो। अरे आई कैसी है तू? ठीक है? अरे अरे बड़ी मत बस लेटी रहे। अच्छा तो ले ले ले, ये तकिया लगा ले पीछे, ये ला। हाँ देख आई, तेरा बेटा ना मेरी शादी से जल रहा है, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो तेरी शादी से बहुत खुश है। तो आई समझाना इसको, ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तू बेकार की बात कर रहा है इसलिए। अरे यार मान जा अमन तू। लेकिन कोई मुझे तो बताएगा कि बात क्या है। देखना आई, मैं इसको कब से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ मेरी बैचलर पार्टी में चल। अब आई देखो, शादी तो एक ही बार होती है ना, बार बार थोड़ी ना होती है। मस्त असली पार्टी काय म्हणतोय? कुछ नहीं आई, ये अमन है ना शादी के पहले एक पार्टी दे रहा है, वो भी खंडाला में। मैं कैसे जाऊंगा? भाई सूरज तू मेरी बात नहीं मानेगा प्लीज। अरे नहीं आ सकता मैं, आई को छोड़ के कैसे आऊं मैं? उनकी तबीयत खराब है यार। आई आई आई, तू ना समझाना इसको, बस 2 दिन की बात है। आई आ जाएगा 2 दिन बाद ये वापस। ठीक है, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। मैं पड़ोस से सुधा को बुला लूंगी। अगर मुझे पता होता कि सूरज कभी वापस नहीं आएगा तो
मैं उसे कभी जाने ही नहीं देती साहब, मैं उसे कभी जाने नहीं देती। संभालिए अपने आप को। सूरज के साथ क्या हुआ था? हमें रिसोर्ट से पता लगा है कि तुम लोगों की लड़ाई हुई थी। हाँ सर, हुई थी लड़ाई। सूरज, मेरी डार्लिंग, चल ले, इसी बात पे एक पैक ले। ले। अरे तेरे को पता है ना मैं नहीं पीता। 2 दिन बाद तो मेरी शादी हो जाएगी ना, हैं? अरे भाई फिर तेरी भाभी आने के बाद ये नाइट आउट्स कहाँ मिलेंगे हमें? अच्छा चल ठीक है, सुन तू ना बस एक पैक पी, एक पैक बस, उसके बाद तेरे को नहीं कहूंगा मैं। ट्रस्ट कर, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बस। अरे यार छोड़ ना यार, मैं तेरी तरह बेवड़ा थोड़ी हूँ जो मुझे एक पैक में नहीं चढ़ेगी। बेवड़ा बोल रहा है मेरे को? अब ऐसे बेवड़ा नहीं, क्लास बोलता है, क्लास। देख अभी पिलाता हूँ तेरे को। ए, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो यार? छोड़ना है यार, छोड़ना यार, मजाक मत कर, मजाक। देखो एक बार में समझ में नहीं आता क्या? पिलाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? समझता ही नहीं है कुछ। देख क्या बैठा है। ए सूरज, तू बेकार की बात मत कर और दिमाग मत खराब कर मेरा। बेकार की बात कर रहा है तू, समझा ना? बात करता है कुछ नहीं। सूरज, जब तक हम वापस आए सूरज वहां पर नहीं था और हमने उसे सब जगह पे ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। अमन सच बोलो। सर मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। तुम्हारी सूरज के साथ लड़ाई हुई, तुम पहले से ही गुस्से में थे, तुमने गुस्से में उसे जान से मार दिया। जब वो मर गया तो तुम और तुम्हारे सारे दोस्त डर गए। उसकी लाश को वहीं कमरे में छुपा कर रखा और पूरे रिसोर्ट में ढूंढने का नाटक किया। फिर रात को मौका मिलते ही सूरज की लाश को उसी रिसोर्ट के 102 नंबर के कमरे में लेकर गए जहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और उसकी लाश को वहीं दफना दी। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें उसी रिसोर्ट के 102 नंबर रूम से कंकाल मिला है अमन। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच बोल अमन। सूरज तो जिंदा है। सर ये रहा सूरज। गुस्से में मैं उस रात रिसोर्ट से बाहर निकल गया। सूरज रुक जा यार भाई। अरे सुनना, अरे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे रुक जा यार भाई, माफ कर दे यार सूरज। अबे साले तेरी आई को मैं अपनी आई मानता हूँ। अबे यार भाई माफ कर दे यार, तेरे सामने मैं कान पकड़ रहा हूँ, कहे तो उठक बैठक लगाऊं। ले अब तो माफ करेगा यार। अरे आजा मेरे भाई। एक्सीडेंट में मेरे एक हाथ और दोनों पैर कट गए। पुलिस आई थी मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मैंने सूरज के बारे में कुछ नहीं बताया। सूरज तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है? ठीक तरह से चल भी नहीं पाती, फिर भी रोज पुलिस स्टेशन जाती है। मालूम है सर, अमन मुझे हर बात बताता। आई मेरे इंतजार में जी तो लेगी, लेकिन अगर उसने मुझे इस हालत में देखा तो वो मर जाएगी। वो मर जाएगी। गीता, ये फोटो अभी तुम्हारे पास है, इसे फाड़कर फेंक क्यों नहीं देती? नहीं, रहने दीजिए। ये मुझे अपनी नाकामयाब शादी की याद दिलाती है। 1.5 साल हो गए गीता, कब तक संभाल के रखोगी इसे? हमेशा। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं बहक गया था, बस एक मौका दे दो। बच्चों की कसम गीता, दोबारा हमारे रिश्ते को कभी कमजोर होने नहीं दूंगा। मुंह बंद रखने की कीमत होती है। मुझे 2 लाख चाहिए। सर कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उम्र 24 से 28 साल। सर पर इंजरी की वजह से मौत हुई थी। स्कल फ्रैक्चर है। सूरज, जब तुम वहां रिसोर्ट में गए थे
तब वहां पर किसी औरत के साथ कुछ गलत होते हुए नोटिस किया था? कोई 24 से 28 साल के बीच की औरत? किसी औरत के साथ तो गलत होते मैंने नहीं देखा, लेकिन एक औरत को गलत करते देखा था। सर, ऐसे लोगों में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो मुझे लगा वैसे ही लड़ रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि जो कंकाल मिला वो उसी औरत का हो। ये थी वो औरत? जी सर, और जिस स्टाफ को इसने चाकू दिखाया था, आई गेस उसका नाम चंदन था। संगीता ने तुझे चाकू क्यों दिखाया? तू परेशान कर रहा था उसे? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, पीछे पड़ी थी मेरे की शादी कर ले। बहुत अच्छी बनी है खीर। इस पीहू के बहाने ना मुझे भी खीर खाने को मिल जाती है। ये खीर हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो, हमारे लिए यहाँ नौकरी ढूंढी है, हर कदम पे हमारे साथ रहते हो। तुम ना सच में बहुत अच्छे हो। मुझे लगा कि गरीब औरत है, थोड़ी मदद हो जाएगी, पर साहब वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी कि हमसे शादी कर लो। साहब आप ही बताइए, हम शादी कैसे कर लेते? वहाँ गांव में जो हमारी बीवी है वो तो हमें जान से ही मार डालती। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि संगीता तेरे पीछे पड़ी थी कि तू उससे शादी कर, तो इसी वजह से तूने उसे मार कर गार्ड नहीं दिया ना? अरे नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी पूरी डिटेल निकालो, बराबर पूछताछ करो इससे, इस तरह मुंह नहीं खोलेगा ये। अरे साहब मारिए साहब। तुम्हें कितनी बार कहा फोन मत किया करो, क्यों परेशान कर रही हो यार? मत करो फोन, रखो फोन अभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पुलिस मुझसे क्यों पूछताछ कर रही थी? पुलिस को रिसोर्ट में कंकाल मिला है, उनको लगता है वो कंकाल मेरी किसी गर्लफ्रेंड का है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? सर चंदन के तो सारे रिकॉर्ड्स क्लीन हैं, पर 2 दिन पहले उसकी वाइफ के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले गए थे, यही खंडाला की ब्रांच से। चंदन नहीं डाले होंगे। सर मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हैं? बात छुपाएगा, झूठ बोलेगा तो मार तो खाएगा ही ना। हमने तेरी खंडाला की बैंक की ब्रांच से पता किया, अभी 2 दिन पहले तूने अपनी बीवी के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले थे। कहां से आए वो पैसे? सर वो उमंग सर ने। उमंग ने? क्यों? साहब वो उमंग सर पहले भी इस रिजॉर्ट में आ चुके हैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ। साहब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि यही मौका है। अगर मैं उनको ब्लैकमेल करूं कि मैं आपकी वाइफ को बता दूंगा तो वो मुझे पैसे दे देंगे। कब की बात है ये? कोई 18 महीने पहले की। थैंक्स। हमें उमंग जी से बात करनी है। आपने चंदन को 2 लाख रुपए दिए थे? जी। चंदन ने हमें सब कुछ बता दिया है, आपने उसे पैसे दिए थे या नहीं? जी। क्यों? सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? किस बात के लिए? एक बार पहले भी मैं इस रिसोर्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। इस बात को लेकर हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। गीता के हाथ उस लड़की की फोटो लग गई थी। मेरा विश्वास करो गीता, अब उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। गीता प्लीज, मैं कसम खाता हूं, प्लीज गीता मुझे माफ कर दो। अब बस। सर गीता मुझे छोड़ के मायके चली गई थी। अब कहीं जाकर हमने हमारी शादी को और एक चांस देने का फैसला लिया है। कौन थी आपकी वो गर्लफ्रेंड? मैं बताती। अंजलि नाम है इसका। सर इसे जरा भी शर्म नहीं आई। इसने अपनी अदाओं से मेरे पति को फंसाया था। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसे करने से किसी की गृहस्थी टूट सकती है। हमें इस लड़की का एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। सर इसका
एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, एक पुराना फोन नंबर है। सर अंजलि के मोबाइल से उसके घर का पता चल गया है। गुड, गाड़ी निकालो। जी, आप इसे जानती हैं? अपनी बेटी को कौन सी माँ नहीं जानती सर। हमें अंजलि से मिलना है। मुझे भी मिलना है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। मतलब? 8 साल पहले मेरी बेटी घर छोड़कर गई थी और आज तक वापस नहीं आई। रिजॉर्ट में मिले उस कंकाल का राज गहरा होता जा रहा था। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी जानने की कि वो कंकाल था किसका, पर कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। पहले पुलिस को लगा कि ये सूरज का कंकाल है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि कंकाल किसी लड़की का था। पुलिस संगीता को पहले ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब उन्हें उस फोटो वाली लड़की अंजलि की भी तलाश थी। इस केस में पुलिस को जवाब कम मिल रहे थे और जितने जवाब मिलते भी वो नए सवाल खड़े कर देते। हमें शक सूरज पर था, लेकिन ये कंकाल सूरज का नहीं है। अब बची ये संगीता और ये लड़की अंजलि। समझ में नहीं आ रहा कि ये कंकाल किसका है। गुप्ता, एक काम करो, वो कंकाल का डीएनए ये अंजलि की माँ से मैच करो। हो सकता है कि अंजलि भागकर यहाँ मुंबई आई हो और यहाँ मुंबई आने के बाद उसका वो उमंग के साथ अफेयर शुरू हो गया। जी सर। ये संगीता के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने बरेली के सारे प्रोसेस में इन्फॉर्म कर दिया है और वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। जी ठीक है सर। बरेली के एक पुलिस स्टेशन में संगीता के खिलाफ एक चोरी का मामला दर्ज हुआ। उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली थी, पर उस कंप्लेन में संगीता के घर का एड्रेस है। तुम वहां जाकर देखो। जी। हमारे किसी सिर्फ यहाँ नहीं, बरेली में भी मशहूर है। तुमने वहां भी चोरी की? हमने बरेली में भी कोई चोरी नहीं करी साहब। उनके घर से हार खोया था और उन्होंने हमारे खिलाफ रपट करा दी। पुलिस ने हमको मारा पीटा और बाद में वो हार उनके घर पे मिला साहब। और रिसोर्ट में क्या हुआ था? देखो संगीता, तुम्हारे बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है। सच क्या है? एक अकेली औरत की क्या कहानी होगी? इस देश में हर औरत की एक ही कहानी है, चाहे वो महलों में रहती हो या चाली में। जैसे ही मर्द का साया सर से हटता है ना साहब, सबके सब भेड़िए बन के नोचने चले आते हैं। और साहब वहाँ रिसोर्ट में तो हमारी मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा साहब। हाँ, अगर आपको लगता है तो परियां होती हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो सब होता है। तो भूत भी होता है, हमने देखा। आपने कहाँ देख लिया? रात में आया था, छुआ हमको। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ था? वो भूत ने रात में अपने पास बुलाया हमें और हमारे साथ हमने आपको भगवान समझा और आप तो शैतान निकले। शर्म नहीं आई आपको? क्या हुआ संगीता? क्या बकवास कर रही हो? हमारी बच्ची पे हाथ डाल के हमसे पूछ रहे हो क्या हुआ? क्या बकवास कर रही हो? क्या बेकार की बात है ये? आपने ना ये अच्छा नहीं किया। एक माँ ना चाहे जितनी भी गरीब हो, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करती है। हम ना आपको छोड़ेंगे नहीं। सब उसके बाद उसका पिट्टू वो चंदन हमें मनाने आया। देख, जो कुछ भी हुआ ना वो सब भूल जा। ये 50,000 रुपए हैं, ये ले, ये रख ले। और तू जानती है कि चिल्लम चिल्ली करने से ना कुछ भी नहीं होगा। ये रख ले, और लगेंगे तो मैं कर दूंगा। साले, दलाल बन के आया तू इसका? निकल यहाँ से। बताती हूँ तुझे। निकल यहाँ से। अरे रुक। निकल नहीं तो मोड़ दूंगी तुझे। निकल यहाँ से। अरे साले, बहुत शेर बंदा था ना। ये ताली। साला कहीं का। तब फिर उन लोगों ने हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। हम बहुत डर गए थे, अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारी बच्ची को तो ये लोग नोच नोच के ही खा जाते साहब। अब इसलिए हम लोग बरेली वापस आ गए। वहाँ घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी बच्ची तो महफूज है ना साहब। देखो संगीता, जब तुम रिसोर्ट में काम कर रही थी, वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। तुमने कुछ नोटिस किया किसी 24 से 28 साल की लड़की को? वैसे तो वहाँ बहुत लड़कियाँ आती थी, ऐसे कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ साहब, एक लड़की हमें याद है, बड़ी प्यारी थी
और बड़ा अच्छा गाती भी थी साहब। अंजलि की माँ संगीत सिखाती है। ये वो अंजलि तो नहीं? ज्योति, यही थी वो लड़की? नहीं नहीं साहब, ये वो लड़की नहीं है। सब उसका नाम तो चित्रा था। चित्रा? जी साहब, लेकिन साहब ये फोटो हमने वहाँ देखी थी साहब। रिसोर्ट के मालिक के पास थी ये फोटो। रिसोर्ट के मालिक के पास? और साहब चित्रा को भी वही मालिक बुलाता था वहाँ रिसोर्ट में। सब बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक 10 साल की बच्ची का रेप करता है और बोलता है कुछ नहीं किया। वो औरत झूठ बोल रही है साहब। चल बता, चित्रा कौन है? चित्रा मैं नहीं जानता साहब। ये लड़की कौन है? नहीं मालूम साहब। अच्छा, चित्रा को भी नहीं जानता, इसको भी नहीं जानता। बताता हूँ साहब। इसका नाम अंजलि है। ये 8 साल पहले मर चुकी है। मर चुकी? हाँ साहब। और इसकी माँ इसकी फोटो दिखाकर दूसरी लड़कियों से धंधा करवाती साहब। सर, अंजलि बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसे एक्ट्रेस बनना था। उसने एक छोटी सी फिल्म भी करी थी, पर उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। हमने उसकी सुसाइड की खबर को दबा दिया और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और ना ही लोग ज़्यादा जानते थे। उसके बाद मैं अंजलि की फ़ोटो कस्टमर्स को दिखाकर दूसरी लड़कियों को धंधे पर भेजती थी। ये चित्रा कौन थी? सर, वो मेरे पास संगीत सीखने आई थी। जोधपुर की थी। वो यहाँ मुंबई में अपने बाबा को ढूंढने आई थी। ना उसके पास नौकरी थी ना पैसे, तो मैंने उसे भी अपने साथ काम पर लगा लिया। जब उसे उसके बाबा नहीं मिले तो वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। एक आखिरी बार मैंने उसे अपने काम से रिसोर्ट भेजा था और वो वहां से वापस कभी नहीं आई। किसके पास भेजा था उसे? सर, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिए सर। मैं बहुत गुस्से में था सर। वो सुरेश ने मुझे अंजलि का फ़ोटो दिखाया था सर। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तुम कौन हो? फोटो वाली कहाँ है? वो नहीं आ सकती थी, इसलिए मैडम ने मुझे भेजा है। नहीं आ सकती मतलब क्या? ऐसा थोड़ी चलता है, किसी को भी भेज देते हैं। मनोरमा, ये सब क्या हो रहा है? मैडम को कॉल क्यों? मैंने अंजलि को सिलेक्ट किया था ना। सर अरे चुप रहो ना यार, दिमाग खराब मत करो। जाने दीजिए ना। सुनो, मुझे अंजलि चाहिए। कितना टाइम लगेगा बोलो? मेरी बात तो सुनिए। मैं बहुत डर गया था सर। मैंने सुरेश को सब कुछ बता दिया। बॉडी को दफना दिया। शर्म आनी चाहिए, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। एक मासूम बच्ची यहाँ अपने पिता को ढूंढने आई थी और तुमने और बाकी सब ने मिलकर बारी बारी उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। चित्रा को और कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपने पिता चाहिए थे और वो अपना इतना छोटा सा अरमान भी पूरा नहीं कर पाई। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब औरतें अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के अपने सपने साकार कर रही हैं, ऊंची उड़ान भर रही हैं। और इस बीच में जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो उनकी उड़ान जैसे धीमी पड़ जाती है, उसमें अड़चन आ जाती है। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज को ये समझना होगा कि समाज सिर्फ पुरुषों से कभी नहीं चल सकता। हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों की बराबर की जगह है। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा हमारे आसपास कि महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सब खुल के सांस ले सके, वो जो करना चाहती हैं वो कर सके। तभी जाके हमारे समाज में औरतें खुश रहेंगी और उनका परिवार खुश रहेगा। हेलो, हाय बोलो, नेहा के संग डोलो। और आप देख रहे हैं कूल वीडियो एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव। लव मीन्स प्यार, इश्क और मोहब्बत। तो बताओ, तो मुझे प्यार भी करते हो, इश्क भी करते हो और मोहब्बत भी ना? हाँ। अच्छा, अब बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? आसमान पे जितने तारे हैं उतना। ये अच्छा था और नया भी। अच्छा बताओ, और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो?
आई एम जस्ट जोकिंग। तो आप देख रहे हैं कूल वीडियो नॉटी नेहाज नौटंकी। एंड नाउ रमेश, 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 रमेश। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अपराध औरतों के साथ होते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों औरतों को ज्यादा शिकार बनाया जाता है? औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करने वाले मर्दों को क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें पुरुषार्थ का सर्टिफिकेट मिल गया? इसके लिए सिर्फ पुरुष प्रधान मानसिकता दोषी है या कुछ और? ऐसा क्या है जो औरतों को क्राइम के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाता है? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज की इस हैरत अंगेज कहानी में। गांव खेड़े के दोस्तों और शहर के फ्रेंड्स, आप सबका दुनिया का सबसे फाड़ू व्लॉग सीमा के संसार में स्वागत है। और आज का हमारा विषय है दादी के हाथ की बनी मूली की चटनी। वैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि मूली की चटनी कैसे बनती है। ये है टमाटर, प्याज, अदरक, मूली, मिर्च। ये देखिए दादी कितनी अच्छे से मूली पीस रही है। तो देखिए हमारी मूली की चटनी बन गई है और अब हम इसका जायका लेंगे। दादी इसमें कुछ कमी है। मैं चखती हूँ। इमली तो डालिए नहीं। तो डालिए ना। लेकिन इमली है कहाँ? लो, इसे कहते हैं सीमा के संसार में कांड हो जाना। शहर में तो लोग फोन से या मॉल जाके ले आते हैं, पर हमारे गांव में हम खुद पेड़ से तोड़कर इमली लाते हैं। अरे सीमा पटिया, सुन सुन सुन। ये देखो दादी क्या कह रही है, हम ये भी सुन लेते हैं। बोलिए दादी। अरे सीमा बिटिया, जंगल में अंदर मत जाना। अगर हम जंगल में गए और कोई जानवर आ गया तो सोचो हमारा व्लॉग और वेट हो जाएगा। तो चलिए। बहुत ही मजेदार वीडियो है भाई। डूड, व्लॉग देसी है बट सुपर कूल है। हाँ यार। नमस्कार सर जी। चंदन सेठ, आप और यहाँ बैठिए। अरे सर जी, आप तो हमारे भगवान हैं, हम आपके पुजारी हैं। अब पुजारी मंदिर नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? प्रसाद भी लाया हूँ, भोग चढ़ाने। बस आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। टैक्स डिफॉल्टर का जो केस चलाया ना आपने मेरे खिलाफ, उसे वापस लीजिए, सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दीजिए। खड़ा हो जाए। मुझे ब्राइब ऑफर करने की हिम्मत कर रहे हैं आप? लगता है आपको इज्जत हजम नहीं हो रही। अगर आपके इस टैक्स के चलते मेरे धंधे में नुकसान हुआ ना, तो उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। अरे बीवी बच्चे वाले हैं आप, मुझसे बैर लग के अच्छा नहीं कर रहे। चंदन जी, निकल जाइए यहाँ से। घर आई लक्ष्मी को कोई मना करता है क्या? तुमसे मैंने पहले भी कहा है, मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो। क्यों ना करूँ इंटरफेयर? इतनी बड़ी पोस्ट है और एक्स्ट्रा कमाई नहीं है। सैलरी में कोई जिंदगी कटती है क्या? तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियां ना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, और मैं तो उनके सामने ना काम वाली दिखती हूँ। तुमसे बात करना बेकार है। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक है तुमसे बात करने का? क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा रही है। देखी ना, हाँ। हमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, वीडियो भी तो कितना शानदार लग रहा है? यही दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो? हमें पढ़ाना लिखाना नहीं है उसे, कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना है। ऐसा है गृह मंत्री जी, अपनी सीमा को ना फिल्म डायरेक्टर बनाना है। डैडा, मुझे डांसर बनना है, मुझे सालसा क्लास ज्वाइन करना है। आपको पता है फीस कितनी है? 75,000। क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की? डैडा, वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और उनके थ्रू मुझे किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। प्लीज। बेटा, पैसे जो है ना वो पेड़ पर नहीं लगते। आप अभी छोटे हो, समझोगे नहीं। अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है।
मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ वैसा और डाई वाली सिचुएशन। मॉम, मैं करती हूँ बात। डैड सालसा क्लास की फीस देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, मैं करती हूँ तेरे कंजूस डैडी से बात। पापा, आपका टिफिन। अरे तू क्यों आ गई बेटा, मैं आ जाता। चाचा बोले तो नहीं जगह खाली करने को। अरे बोलो, कब हटा रहे हो कचरा? ये कचरा नहीं है, मेरी रोजी रोटी है और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अरे ये तो सो गई। अरे ये बीच रोड पे कौन? भाई साहब, भाई साहब, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, मना कर रही थी दुकान पे जाने के लिए, पर नहीं, बाबा के लिए टिफिन लेके जाना है। गई तो गई, पर तुझे क्या जरूरत थी उन गुंडों के सामने जाने की? तो क्या करते? कोई बाबा को मारते रहे और हम अंदर छुपकर देखते रहे। अब तुझे ये समझाना पड़ेगा, जवान होती लड़कियां माँ बाप के लिए कितनी बड़ी कमजोरी होती है। हम कमजोरी नहीं, ताकत है अपने बाबा की। आइए पापा। तेरी माँ ठीक तो कह रही है बेटा। अब खड़ी क्या है? जाकर अंदर देख दादी ने काढ़ा बनाया कि नहीं। तो गांव खेड़ा के दोस्तों और शहर के फ्रेंड्स, सीमा के संसार में आप सबका फिर से स्वागत है। माँ बाप कभी भी ज्ञान दे सकते हैं, उनका ज्ञान तो कभी खत्म ही नहीं होता। पर अब हम ज्ञान से दूर जाते हैं और देखते हैं कि दादी काढ़ा कैसे बना रही है। काढ़ा रेडी? अरे खा के रेडी है, ना तो अजवाइन है और ना ही लौंग। रुक, मैं लेके आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो हम लौंग और अजवाइन लेके आते हैं। अरे सुन, इतनी रात को कहाँ जा रही? अरे कहाँ जा रही है तू? सीमा, इसका तो भगवान ही मालिक है, सुनती ही नहीं है बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, मैंने कैसे एकदम चालाकी से सस्ते में ये लौंग और अजवाइन ले ली। वैसे आपको मुझसे ये चालाकी सीख लेनी चाहिए। सीमा, सीमा, कहाँ रह गई ये लड़की? सीमा, कितनी बार कहा सीमा। अरे जाकर मालती के घर जा देख कर आओ, वहां तो नहीं बैठ गई। लाओ जल्दी लाओ। मालती, मालती, कहाँ रह गई सीमा? क्या हुआ? सीमा यहाँ आई है क्या? यहाँ तो नहीं आई। सीमा कहाँ गई होगी? सीमा, चलो बेटा। सीमा, सीमा, दुकान गई थी ना, मैं दुकानदार से पूछ के आता हूँ। सीमा, 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 कहाँ गई सीमा? मिली? इधर भी कहीं नहीं है। अरे वो दुकानदार तो कहता है वो बहुत देर पहले चली गई। वहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गई? अरे गांव में नहीं, कहीं वो जंगल की तरफ। एक मिनट, मैं अमित जी को फोन करता हूँ, बहुत भले मानस है वो। जंगल के बारे में उनसे ज्यादा किसे पता होगा। सीमा, हाँ विजू बोलो। मेरी बेटी सीमा नहीं मिल रही है, पूरा गांव छान मारा, कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। मेरी तो जान हलक में अटक गई है। कहीं वो जंगल में। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी बिटिया। तुम मंदिर के सामने आ जाओ, मैं पुलिस को लेके वहां आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? अमित जी पुलिस को लेके आ रहे हैं मंदिर के पास। हाँ, चल चलते हम लोग भी आगे। चलो अम्मा।
मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आती होगी। थैंक यू ऑफिसर। क्या विजू कौन है? ये विजू है जी। आपकी बेटी खो गई है जी। उसकी उम्र क्या है? 16 साल की है साहब। दुकान से सामान लेने गई थी। दुकानदार और ग्राहकों ने बताया कि वो सामान लेके चली गई, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। ऑफिसर, यहाँ पर कुछ दिनों से एक नरभक्षी बाघ घूम रहा है। हमने 2 बार कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। सीमा! तुझे कहा? ये देखो, देखो इस तरफ मोबाइल। ठीक है, किसका फोन है ये फोन तो सीमा का है। तो नहीं कहा था ना कि तुझे इंटरनेट वाला मोबाइल चाहिए? थैंक यू बाबा, मोबाइल बहुत अच्छा है। नहीं सर, मोबाइल लॉक्ड है। पासवर्ड है आपके पास? ठीक है, लेकिन अगर सीमा के फोन यहाँ पे है तो फिर सीमा कहीं आसपास ही होगी ना, यहीं पे कहीं, या हो सकता है उसे कोई खींच कर ले गया हो यहाँ से। ये समझ नहीं आ पा रहा कि ये इंसान ने किया है या जानवर ने किया है। विजू जी, आपको किसी पे शक है? मतलब सीमा से किसी की दुश्मनी, किसी ने उसे छेड़ा वेड़ा हो, कोई है ऐसा? साहब आज दोपहर में नंदू से कहा सुनी हो गई थी। या तो यह जगह खुद खाली कर, नहीं तो तेरी बेटी से शादी कर ये जगह दहेज में ले लूंगा। नंदू, हम ऐसा करते हैं कि हम फैल जाते हैं, मशाल लेके चारों तरफ फैल जाओ। जब तुम नंदू बड़े को उसके घर से उठा ले आओ। सीमा! 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 मम्मा, पापा। एक तरफ जवान लड़की सीमा के खो जाने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दूसरी तरफ जंगल के जानवरों और शेर के कारण गांव में आतंक का माहौल मचा हुआ था और निकिता आदमखोर शेर और जानवर जैसे लोगों से बचने के लिए रात के अंधेरे में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और सीमा का क्या हुआ था? वो कहां और किस हालत में थी? सर, फॉरेंसिक टीम से सीमा का मोबाइल अनलॉक करवा लिया है। वंडरफुल। ये लास्ट वीडियो। इसमें तो लग रहा है कि सीमा घर को लौट रही है। हाँ? और फिर वहां से वो जंगल की तरफ चली गई। सर, मोबाइल गिर गया? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ, वो दुकान से लौटते और घर वापस जाते वक्त। जी। हाँ? और कोई वीडियो है क्या? एक और है सर, ये। अरे लाज रख, अरे वो डाल, इसको पीछे डाल। ये वीडियो सीमा के मोबाइल में कैसे? हैं? सीमा ये क्या कर रही थी? कौन सी जगह ये? सर देख के तो पुराने टीले के पीछे वाला हिस्सा लग रहा है। अच्छा। एक और बात सर, इस नंबर से सीमा को बार बार कॉल्स आ रहे थे। इस नंबर पे डिटेल निकालो सर और एक टीम बनाओ। हम इस पुराने टीले के पीछे जो ये अड्डा है, इस पे तुरंत हवा बोलेंगे। पुलिस 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 पुलिस! पकड़ो इसे, पकड़ो। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? पहचानता इसे? सब पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इसे। नहीं जानता है? इस लड़की के मोबाइल में इस जगह का वीडियो कैसे है? यहाँ पे आई तभी तो वीडियो की जाओगा। बोल, कहाँ पे हो? सच बोल रहा हूँ, सच बोल। बताता हूँ सब, बताता हूँ सब। मैं गैर कानूनी शराब का धंधा करता हूँ। उस लड़की का पता नहीं हमारा वीडियो कैसे बनाया उसने, और वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए तूने ऐसा हुआ किया? सब मुझे कहाँ पे रखा उसका बोल? सब मुझे नहीं पता। सब मेरा यकीन मानो, मैंने जांच नहीं किया। सब अरेस्ट।
सर हालत देख के तो लगता है किसी जंगली जानवर ने नोच खाया इसे। यकीनन कोई दूर से लाश को घसीट के लाए यहाँ पे। What do you think? जानवर अपने शिकार के साथ ऐसा नहीं करते। इट कांट बी एन एनिमल। एक काम करो, जरा छानबीन करो, कोई सुराग कोई निशानी अगर मिले तो। सीमा! लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए चश्मा मिला। उसको रखो, एविडेंस के ऊपर रखो। माफ़ी चाहूँगा लेकिन हमें अपना काम तो करना ही होगा। हमें सीमा के सामान की जांच करनी होगी। मंदिर चेक करो। सर सर लव लेटर्स है सर। लाल स्याही है या ब्लड है? किसी ऋषि ने लिखा है। सीमा को कैसे जानता है? वो सर हमारे गांव से थी सर। मैं बहुत प्यार करता था सर उससे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए सर। तेरे हाथ में ये क्या निशान है? वो सर मैं अपने खून से सीमा को लव लेटर लिखा करता था। उसने कभी एतराज नहीं किया? किसी से कोई शिकायत नहीं की उसने? नहीं सर, इसलिए मुझे लगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मेरे प्यार को समझ जाएगी, मुझे हाँ बोल देगी। लेकिन उसके पहले ही मर गई या तूने उसे मार डाला? मैंने? हाँ तूने, क्योंकि उसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया था। और जो इंसान अपने खून से लव लेटर लिख सकता है ना किसी को, वो खून भी कर सकता है। समझ में आया? नहीं सर, मैं किसी को नहीं मार सकता सर। मैंने सीमा को नहीं मारा सर। संदीप, दूसरा तरीका अपनाओ। चल सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ सर। पानी पानी। चश्मा किसका हो सकता है? सीमा के मर्डर के दो सस्पेक्ट्स को हम जानते हैं, ऋषि और जायसवाल। दोनों चश्मा नहीं लगाते। फिर ये तीसरा कौन है? हाँ, हमें डायरी मिली है सर। उसने इस डायरी में लिखा है कि वो अपनी सुनीता दीदी की असमय मौत से काफ़ी सदमे में थी। वो उसे नेचुरल डेथ नहीं मानती थी और वो इस मौत का सच जानना चाहती थी सर। एक बात और सर, किसी ने इस डायरी से एक पेज फाड़ा है। सीमा की डायरी का एक पेज फटा हुआ था। वो किसने और क्यों फाड़ा? और क्या था उस पेज में? सीमा डायरी लिखती थी ये तो पता है, पर वो पन्ना किसने और क्यों फाड़ा ये नहीं पता सर। सुनीता कौन है? सीमा की करीबी दोस्त, दोनों में बहुत बनती थी। सीमा तो उसे अपनी दीदी ही मानती थी, पर कुछ दिन पहले ही उसका स्वर्गवास हो गया। आप सुनीता के हस्बैंड हैं? जी साहब, प्रणाम। सुनीता की मौत कैसे और कब हुई? जी, सुनीता बहुत दिनों से बीमार थी और ऐसे में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सुनीता, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। देखो हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, फिर तीसरे बच्चे के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। गिरा देते हैं इसे। मतलब हम अपने ही बच्चे को गला घोंट के मार डालें? नहीं कर पाऊंगी मैं ये, मुझसे पाप नहीं होगा। सुनीता की कोख उसके बच्चे का बोझ उठा नहीं पाई सर, और कुछ ही दिनों के बाद वो भी स्वर्ग सिधार गई। सीमा ने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा कि उसे सुनीता की मौत पे शक है, कि सुनीता की मौत जो है वो नेचुरल नहीं है? ऐसा क्यों लिखा उसने? वो सब तो वो ही जाने, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। सर
पूछताछ में पता चला कि सीमा की एक क्लासमेट है सर, सपना। अच्छा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी सर, लेकिन घटना के अगले ही दिन सपना अपने मामा के घर चली गई और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सपना के मामा का एड्रेस क्या है? इंदौर में लोहा मंडी के पास। तो एक काम करो, वहाँ के लोकल स्टेशन में खबर करो, उनसे कहो कि वो सपना के मामा के एड्रेस में जाए, सपना से बात करे और सीमा की मौत के बारे में कुछ डिटेल्स निकाले। सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं सर अंदर। तो बुला केविन। सीमा को बेहोश किया गया, फिर उसका रेप हुआ है। रेपिस्ट की कोई निशानी मिले, मतलब जिसको हम सस्पेक्ट्स के साथ टैली कर सकें? सिर्फ सीमेंट ट्रेसेस तो नहीं मिले और बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। वो वैश्यपन उसी ने किया होगा। किसने? सीमा का चचे ना पाए। सोनू दिमागी रूप से ठीक नहीं था, एक दो बार तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह मैंने अपने आप को बचाया। इसकी शिकायत मैंने सासू माँ से भी की थी, उन्होंने कहा घर की बात घर में ही दबाए रखो। 1 साल पहले जवान होने के कारण शरीर की भूख के लिए हमेशा बौखलाया रहता था और अगर उसकी जरूरत पूरी ना हो तो हिंसक हो जाता। इसी तरह करता वो। उस दिन सासू माँ से बात करके हमने ये तय कर लिया और अपना अलग घर बसा लिया। सीमा से भी कह दिया था कि इसके बारे में किसी से भी कुछ भी ना कहे। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो सीमा के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। पहले घर तोड़ा और अब हमारी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहती है। अच्छा, तो इसीलिए कोर्ट केस चल रहा है? जी। रत्ना अच्छी औरत नहीं है, न उसके कोई आगे है न पीछे है। पता नहीं इस गांव में कहां से आ गई। स्कूल में नौकरी करती थी, वो अपना शर्मा टीचर है ना, उसने रखवाया था। बीजू उसके यहाँ आया जाया करता था, दोनों दोस्त थे। वहीं पर दोनों की आंखें लड़ गईं और बीजू अपना लट्टू हो गया। शादी के बाद पत्नी और माँ के साथ बीजू अलग रहने लगा। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आज जो हमारे मासूम बेटे के ऊपर रत्ना कर रही है, इसके ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, ये ठीक नहीं है। ये बताइए कि सीमा के मौत के वक्त आप कहाँ पे थे? मैं सोनू की इलाज के लिए शहर गया हुआ था। ठीक है। वारदात की जगह से ये चश्मा जो है बरामद। हम एक शख्स से मिलने गए जो कि सीमा के रिश्तेदार हैं, नाम है सखाराम। उन्होंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ था, लेकिन अचानक हमने देखा कि उनके पीछे एक फोटो लगी है, उन्हीं की फोटो। इसमें हूबहू यही चश्मा लगा हुआ था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये चश्मा जो है सखाराम का ही है। ये जो नाम आप बता रहे हैं सखाराम, जिस सस्पेक्ट का, उसको ये चश्मा पहनाकर उसकी फ़ोटो एक निकाली और उससे टैली करते हैं, पहली बात। और एक और टेस्ट भी कर सकते हैं हम, जिसमें उसकी फ़ोटो में आँखों से लेंस की, चश्मे के लेंस की दूरी कितनी है, दोनों फोटो में अलग अलग है या सेम, उसे भी देख सकते हैं। करेक्ट। काम करो, सखाराम को बुला के ये टेस्ट करवा लो। और दूसरी बात, जरा अस्पताल में पता करो। सखाराम कह रहा था ना कि अपने बेटे को उस दिन वो लेके गया था अस्पताल, वो बात सही है कि नहीं? थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सर, लोहा मंडी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, उन्होंने सपना से बात की है, लेकिन सपना को सीमा के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सर, सीमा के फादर को धमकी देने वाला और सीमा पर गंदी नजर रखने वाला नंदू हमारे हाथ लग गया। अपने दोस्त के घर छिपा बैठा था। तूने सीमा को क्यों और कैसे मारा? सीमा का मर्डर मैंने नहीं किया सर। सीमा का मर्डर तो नहीं किया, इसलिए मर्डर करने के बाद तो अपने दोस्त के वहाँ छुपा बैठा था। सर, सीमा के पिताजी से थोड़ी कहा सुनी हो गई थी। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए छुपा बैठा था। संदीप, चल सच बोल। सर, माँ बाप की कसम खाकर बोलता हूँ सर, मैंने उसे सिर्फ डराने के लिए धमकाया था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, सीमा को जिस नंबर से बार बार फोन आता था वो विधान का नंबर है, उसे लेकर के आया हूँ। तो तुम विधान हो? तुम सीमा को बार बार फोन क्यों करते थे? सर, मैं सीमा के ब्लॉग्स रेगुलर फॉलो करता था। उसकी वीडियोस बहुत ही क्यूट, इनोसेंट बट इंटरेस्टिंग होती थी। मैंने उसका कांटेक्ट नंबर निकाला, उससे बात करने लगा। हम दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। कभी उसने तुमसे जिक्र किया है कि उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई उसे परेशान कर रहा हो?
उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो किसी को एक्सपोज करना चाहती है और उसमें उसने मेरी मदद भी मांगी थी। किसी मदद? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक अखबार के लिए काम करता हूँ। तो वो मेरी अखबार में एक न्यूज़ देकर किसी का पर्दाफाश करना चाहती थी। किसका पर्दाफाश? सर डॉक्टर शुक्ला, गायनोकोलॉजिस्ट है। इनको पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? सीमा। सर मैं किसी सीमा नाम की लड़की से मिला नहीं। सच तो यह है कि सीमा आपके सारे काले करतूतों का भांडा फोड़ने वाली थी। आपको इस बात की भनक लग गई, आपने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच ही बता रहा हूँ, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। सर प्लीज़ कुछ इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लीजिए। संदीप सर, सपना इसी एरिया में अपने मामा के घर आई हुई ना? जी सर। मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो सीमा की सिर्फ क्लासमेट थी, उसके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम नहीं चाहती हो कि सीमा को न्याय मिले? उसके साथ जो वहशी बना हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है ना? सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। ठीक है संदीप, चलते हैं। जाते जाते यहाँ दत्ता के यहाँ चाय पी के चलते हैं। सुना है कि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। सर मैं सबके सामने नहीं बता सकती सर। सीमा की मौत के बाद मेरे माँ बाप बहुत घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे मामा के घर भेज दिया। मुझे आपको 2 बातें बहुत ज़रूरी बतानी है। कौन सी 2 बातें? ऋषि सीमा के लिए दीवाना था। एक बार उसने सीमा को एसिड लेके धमकाया था। ए, सीमा, अगर तू दूसरी बात क्या? सीमा ने उसकी माँ को शर्मा टीचर के साथ देख लिया था। सीमा इस बात को लेकर बहुत दुखी थी सर। अच्छा, सीमा की डायरी में एक पेज मिसिंग है, किसी ने फाड़ दिया है। तुम इस बारे में कुछ जानती हो? नहीं सर। अगर तुम्हें आगे कुछ याद आए या कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर याद करना, ठीक है? हाँ जरूर सर। चलो। एसिड लेके लड़की को धमकाता है। गलती हो गई सर, मैं आगे से किसी को धमकाऊंगा नहीं सर, माँ कसम। तेरी धमकी से सीमा डरी नहीं, वो नहीं मानी, इसलिए तूने उसको मार डाला। उसकी लिवर और किडनी निकाल ली तूने। खून से खेलने की तो वैसे भी तेरी पुरानी आदत है। भगवान कसम सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने सिर्फ उसे धमकाया था। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर वायरलेस पे मैसेज आया, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। तो रत्ना है, सीमा की माँ। सर पे किसी भारी चीज से घाव किया गया है। यहाँ पे घसीटने के निशान है। ये मर्डर यहाँ पे नहीं हुआ है। इसकी बॉडी को घसीट के लाया गया है। चारों ओर देखो जरा, कोई निशानी विशानी मिले तो। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। लिखिता को बचा। शर्मा जी, आप तो जानते ही होंगे कि सीमा और उसकी माँ रत्ना का मर्डर हो गया। हाँ सर, मैंने सुना और सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, दुख भी हुआ सर। सीमा ने एक बार आपको उसकी माँ रत्ना के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था। अब आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ है, या फिर हम कोई दूसरा पैंतरा अपनाएं? मैं बताता हूँ सर। सर मेरे पास में एक फैक्ट्री है, उसमें एक वॉचमैन है, उसका नाम परवेज है। सर वो ब्याज पे पैसा देता है सर। पुराने पैसे तो चुकाए नहीं गए, मैं वापस मांगने आ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे ना सूद समेत लौटा दूंगी। हाँ, एक रास्ता है, अगर तू चाहे ना तो सारे पैसे एक झटके में बराबर हो सकते हैं। हाँ, आप कहिए मुझे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तेरी बेटी सीमा अब जवान हो गई है, वैसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, सारे पैसे बराबर कर। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भड़क क्यों रही है? चल ठीक है, बेटी को नहीं भेजना चाहती है तो उदय मान जा। बेटी से था कि एक बार में बराबर हो जाता, तेरे से 8-10 बार में बराबर कर लूंगा। अभी भी मान जा, आजा। हट हट। अरे हट तो सर फोड़ दूंगी तेरा।
भड़क क्यों रही है? और कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। सर वो रत्ना मुझे परवेज की बदतमीजी के बारे में बता रही थी, काफ़ी रो रही थी सर। मैं उसे समझा रहा था, उससे हौसला दे रहा था। साहब मैं मानता हूँ साहब कि मैंने रत्ना से गलत बात कही थी, लेकिन साहब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसका मर्डर किया है। साहब मैं तो पूरी रात वहीं फैक्ट्री के गेट पे ही था, वहीं खटिया बिछा के सो रहा था। आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए साहब। सर सीमा के डेड बॉडी के पास मिले चश्मे को सखाराम के चश्मे के साथ में टैली करके देखा, फिर सखाराम के चश्मे वाले फोटो के साथ इंटरपपुलरी डिस्टेंस को भी मैच करके देखा और उसके जरिए मैंने आंखों के नंबर निकाले। तो मुझे पता चला कि सीमा के डेड बॉडी के पास जो चश्मा मिला था वो सखाराम के ही होने के चांसेस हैं। सर सखाराम ने हमसे झूठ बोला था। सीमा के मर्डर के दिन सखाराम अपने बेटे को लेकर शहर के हॉस्पिटल नहीं गया था, वो यहीं पे था। ले आओ सखाराम को। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सीमा का खून नहीं किया है। हो सकता है मुझे जानबूझ के फंसाने के लिए कोई मर्डर वाली जगह पे मेरे जैसा चश्मा रख दिया हो। सर देखिए, आप मुझे झूठ मूठ के केस में मत फंसाइए प्लीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। माँ बेटी दोनों का मर्डर होता है, लेकिन बेटी के साथ रेप और उसकी बॉडी म्यूटिलेट की जाती है, लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, दोनों मर्डर किसी एक ही कातिल ने किया है या अलग अलग कातिलों ने? ये मुझे सर हाँ सीमा के मोबाइल से एक वीडियो विधान को भेजा गया था। अच्छा। पर वो डिलीट कर दिया गया था, इसीलिए तब पता नहीं चला। लेकिन साइबर सेल ने उस वीडियो को रिट्रीव किया सर। देखिए आपके पेट में पल रही बच्ची का सेक्स एस्टिमेशन टेस्ट मैंने करा लिया। वो लड़का नहीं लड़की है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके पेट में पल रही बच्ची को कहीं गिरवा देंगे। सर ये डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। विधान और डॉक्टर श्रीवास्तव की जानकारी निकालते वक्त ये पता चला कि ये दोनों अक्सर आपस में मिलते हैं। सीमा ने मुझे यही वीडियो भेजा था, पर ये इतना ज़्यादा शेकी था कि ना तो चेहरा सही से दिख रहा था और ना ही प्रॉपर एड्रेस समझ आ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी और वो भी मान गई। सीमा से जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करवा रहा था, उसी डॉक्टर से बार बार मिलने क्यों जाता था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ सर, तो बस कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला के बारे में गलत जानकारी क्यों दी हमें? उसका तो सीमा की मौत से कोई लेना देना नहीं था। क्या आप मुझे बिना कुछ जाने देते? और अगर मैं आपको सब कुछ सच बता देता तो आप हॉस्पिटल चले जाते और डॉक्टर सावधान हो जाता। मेरे तो सारे काम पे करे कराए पे पानी फिर जाता ना। अपनी फाइंडिंग और अपनी स्टोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता मैं। सर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव, गैर कानूनी सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। अरे ये वीडियो इतना शेकी है कि इसमें ढंग से न मेरी शक्ल दिख रही न जगह। ये किसी और का भी तो हो सकता है। आपको लगता नहीं किसी ने मुझे फंसाने के लिए वीडियो आपको भेजा हो? डॉक्टर साहब सफाई आप कोर्ट में दीजिएगा। सस्पेक्ट नंबर 1 नंदू, जिसके पास गलत ही सही लेकिन वजह भी है और काबिलियत भी। सर नंदू मर्डर तो कर सकता है, लेकिन डेड बॉडी को इतनी बेरहमी से नोचेगा क्यों? हमें भटकाने के लिए। सस्पेक्ट नंबर 2 सखाराम, उसको डर था अगर ये बात सामने आ जाती तो समाज में उसकी बदनामी होती, और वैसे भी उसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे थी और डेड बॉडी के पास से भी तो हमें इसका चश्मा मिला था। यानी कि ये है हमारा प्राइम सस्पेक्ट। सर सस्पेक्ट नंबर 3 जायसवाल, अवैध शराब वाला, लेकिन इसके खिलाफ एक वीडियो के अलावा हमारे पास कोई और पुख्ता सबूत नहीं है। इसने खुद कहा है कि सीमा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अरे जायसवाल जैसे आदमी के लिए इतना काफी नहीं है क्या सीमा का मर्डर करने के लिए? सस्पेक्ट नंबर 4 ऋषि, एक तरफा प्रेमी, देखिए सीमा को धमकाया था। करेक्ट। और सस्पेक्ट नंबर 5 है हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विधान, जो हमें शुरू से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। ऐन मुमकिन है कि ये विधान सस्पेक्ट नंबर 6 डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ हो गया और दोनों ने मिलकर सीमा की हत्या की। एक और बंदा है परवेज। सर परवेज ने रत्ना को धमकाया था, लेकिन उसके पास सीसीटीवी फुटेज है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज फिर से देखते हैं। हाँ सर निकाल। जी सर। होल्ड करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। हाँ बस 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 बस। ये देखो, देख रहे हो, ये गंजा है, लेकिन परवेज के सर पे अच्छे खासे बाल हैं। सच बोल, सच बोल, 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 सोनिया,
ये सच है साहब कि सीसीटीवी के सामने मैंने अपने एक दोस्त को लिटाया था साहब, लेकिन मैं रत्ना का मर्डर करने नहीं गया था साहब। मैं अपनी छामिया को मिलने उसके अड्डे पे गया था साहब। पुलिस के पास 1-2 नहीं बल्कि 7-8 संदिग्ध अपराधी थे और इन सब के पास कत्ल करने का गलत ही सही पर कोई ना कोई मोटिव था और इन सब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान झूठ बोला था। सब कुछ ना कुछ छुपा रहे थे और कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण पुलिस किसी भी 1 या 2 इंसान पर जीरो डाउन नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जांच पड़ताल की दिशा ही बदल दी। जैन सर। इंस्पेक्टर, हाईवे पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज और उनकी वाइफ पर जानलेवा हमला हुआ है। दोनों बच गए हैं लेकिन उनकी बेटी गायब है। शायद आपके एरिया में आई हो या हो सकता है हमलावर उसे लेके जंगल में छुपे हों। एक काम करो, आसपास के सारे एरियाज में छानबीन करो। राइट सर, राइट। इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज और उनकी बीवी पे हमला हुआ है, बच्ची और गाड़ी दोनों गायब है। सर जहाँ हादसा हुआ था वहाँ एक सीसीटीवी लगा है, उसकी फुटेज लाया हूँ। लगाओ। ये लड़की निकिता कहाँ जा रही है? उस तरफ तो जंगल है। जिन लोगों ने इसके माँ बाप पर हमला करके गाड़ी चुराई है उन्होंने ये करतूत की होगी। शहर का हर गली कुचा छानो, सीसीटीवी फुटेज निकालो, हर गराज, हर सेकेंड हैंड कार डीलर को चेक करो। सर नीरज और उसकी बीवी पे हमला करने वाले को अभी पता नहीं चला, लेकिन सर एक सीसीटीवी में वो कार हाईवे छोड़ के अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दी है। उसी तरफ एक गराज भी है सर। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है वो कार गराज की तरफ गई हो। ये गाड़ी यहाँ आई थी? हाँ सर, ये गाड़ी आई थी, अल्टरनेटर की प्रॉब्लम थी और सही होके चली गई। कौन कौन था गाड़ी में? आप जानते हैं उन लोगों को? सर कुछ बाहर के लोग लग रहे थे। ये किसकी गाड़ी है? ये सर अपनी गाड़ी है। काफी धूल मिट्टी जमी हुई है, कब तक खड़ी है गाड़ी? सर इस गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। अरे सर वही जिसका वीडियो वायरल चल रहा है। आप देख रहे हैं कूल वीडियो। उसके बाद इसे कोई ले नहीं जाता, मनौती लगा दी साले ने। ये इंडिकेटर कैसे टूटा? उसी के हाथों टूटा था सर, बोल रहा था कि सैलरी में कटवा देंगे। कब टूटा? बाजार वाले दिन टूटा था सर, बुधवार को। उस दिन ये गाड़ी कौन भाड़े पे लेके गया था? उस दिन तो रमेश का चाचा आया हुआ था सर, वही दोनों अपने पर्सनल काम से गए हुए थे। सर क्लोरोफॉर्म। क्या बात है? अरे पुरानी किताबें हैं पढ़ने के लिए, वैसे। सर ये किताबें देखिए। रमेश तेरी बहन का बेटा है, सीमा तेरी साली की बेटी थी। रमेश की गाड़ी की टेल लाइट मिली और तेरा चश्मा। और बाकी की कहानी तू अपने मुंह से बताएगा या फिर ये तेरे हलक से निकलेगा? मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, हम बहुत परेशान थे साहब। हम एक तांत्रिक बाबा के पास गए, उसने मुझे गुप्त मंत्र दिया और ये किताबें दी। उसने कहा कि इसमें संतान प्राप्ति के जो कर्मकांड लिखे हैं वो पूरा कर, फिर संतान का योग बन जाएगा। फिर इस काम के लिए मैं अपने भांजे रमेश को दारू पिला के विश्वास में लिया। रत्ना को क्यों मारा? उस दिन हम तांत्रिक के कहे अनुसार सीमा के लीवर किडनी का कर्म कांड कर ही रहे थे, तभी अचानक रत्ना आ गई। अरे दीदी, दीदी सुनो। सीमा ने मुझसे कहा था कुछ दिन पहले तुम लोगों का एक तांत्रिक से मिलते और कर्मकांड की बातें करते हुए सुना था। उसने ये सब अपनी एक डायरी में लिखा था। जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने वो पन्ना फाड़ दिया और उससे कहा कि अपनी मौसी और मौसा के बारे में ऐसे
पत्नी को। रत्ना जगह पर ही मर गई। तुम लोग को तो मैं फांसी की सजा दिला पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी दिखाते हुए अपराधियों को पकड़ा, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, चार्जशीट तैयार किया और कोर्ट ने भी विक्टिम के मौसा और मौसी को सख्त सजा सुनाई। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि सीमा और रत्ना अगर थोड़े और सतर्क होते तो उनकी जान बच जाती? रत्ना ने जब सीमा को बताया था कि उसने मौसा और मौसी को तांत्रिक क्रिया करते देखा था, सीमा को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने इस बात को टाल दिया और फिर न सिर्फ उसने अपनी जान गंवाई बल्कि अपनी जवान होती हुई बेटी को भी खो दिया। निकिता के माता पिता को भी सुनसान इलाके में गैर जिम्मेदारी के साथ कार से उतर के रिस्क नहीं लेना चाहिए था, बल्कि तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। कहते हैं औरतों में एक सिक्स सेंस होती है जिससे वो सामने वालों के इरादों को भांप लेती हैं, और यही औरतों की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको कुछ खल रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि देरी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी सीख के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन फिर मिलूंगी औरत के साथ हो रहे अन्याय की नई और हैरत अंगेज करने वाली कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।